ग्लूकोमा। तो ग्लूकोमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी आईज के अंदर जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। जनरली ये जो प्रेशर है वो 15 to 20 mm ऑफ Hg होना चाहिए, बट ये प्रेशर इससे बढ़कर कई गुना ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो फ्लूइड का इंक्रीज प्रेशर है वो आपकी ऑप्टिक नर्व को डैमेज करता है और आपको ब्लाइंडनेस जैसी कंडीशन को फेस करना पड़ता है। तो आज हम ये ग्लूकोमा की पैथोफिजियोलॉजी, कौन से ड्रग्स इसे ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं, ओपन एंगल ग्लूकोमा क्या होता है, क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। बट इस पर जाने से पहले मैं आपको आई की बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहती हूँ, ताकि आपको पता चले कि आई के अंदर कौन से ऐसे स्ट्रक्चर है जिससे ये फ्लूइड प्रोड्यूस होता है, कौन से ऐसे एरियाज है जहाँ पे ये फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है, कहाँ से इनका ड्रेनेज होता है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट विथ आई। तो आई जो होती है उसकी सबसे आउटर सरफेस जो कि व्हाइट कलर की होती है उसे हम स्क्लेरा कहते हैं। उसके बाद आता है कॉर्निया जो कि आउटर ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है आई का, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। उसके बाद आई के अंदर आती है सेकेंड लेयर। ये सेकेंड लेयर आगे से थोड़ी चौड़ी यानी विड्थ में बड़ी होती है और पीछे से नैरो होती है। इसके नैरो पोर्शन को हम कोरॉइड कहते हैं और ब्रॉड पोर्शन को हम सीलियरी बॉडी कहते हैं। और थर्ड लेयर जो मैंने यहाँ ड्रॉ नहीं की है बट अंडरस्टूड है कि यहाँ पे जो थर्ड लेयर है वो आपकी रेटिना होती है, जिसमें आपके ऑप्टिक नर्व्स यहाँ पर जाके ऑप्टिक नर्व्स बनते हैं और ये ऑप्टिक नर्व्स आपको आगे विजन में हेल्प करती है। तो ये जो सीलियरी बॉडी होती है ये हमारे लिए आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है। तो सीलियरी बॉडी जो होती है इसके पास छोटे छोटे एपिथेलियल सेल्स होते हैं। ये छोटे छोटे एपिथेलियल सेल्स को हम सीलियरी एपिथेलिया कहते हैं। उसके बाद यही सीलियरी बॉडी से हमारी लेंस अराइज होती है और उसके आगे हमारा आइरिस होता है। आइरिस हमारे आई का एक ऐसा पार्ट है जो कि अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकता है, जिसकी वजह से कितनी अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आई में एंटर करनी चाहिए वो ये डिसाइड करता है। ये एकोमोडेशन के लिए हेल्पफुल होता है। इस आइरिस के बीच में जो गैप होता है उसे हम प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल के थ्रू ही हम लाइट हमारे आईज के अंदर एंटर करती है। उसके बाद हमारे पास जो मेन फ्लूइड होते हैं हमारे आईज में वो दो तरीके के फ्लूइड होते हैं। एक होता है विट्रस ह्यूमर और एक होता है एक्वस ह्यूमर। आज हम जिस फ्लूइड के साथ डील करेंगे वो हमारा एक्वस ह्यूमर है। विट्रस ह्यूमर जो है वो हमारी आई में यहाँ प्रेजेंट होता है। विट्रस ह्यूमर इस पार्ट में आई की प्रेजेंट होता है और एक्वस ह्यूमर इस पार्ट ऑफ आई में प्रेजेंट होता है। विट्रस ह्यूमर जनरली रिस्पॉन्सिबल होता है आपके आई की सर्कुलर शेप के लिए और एक्वस ह्यूमर जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी आई में एक कांस्टेंट 15 to 20 mm ऑफ Hg का प्रेशर मेंटेन करने के लिए। सो अभी आपने आई के बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लिया है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन कैसे होता है और उसकी ड्रेनेज कैसे होती है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। आपको पता रहना चाहिए कि फ्लूइड आपकी आई में बनता कैसे है और उसका ड्रेनेज कैसे होता है, क्योंकि अगर कोई फ्लूइड बन रहा है तो वो आई में एक्यूमुलेट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो एक्यूमुलेट होगा तो वो प्रेशर जनरेट करेगा जो कि आपके ऑप्टिक नर्व को डैमेज करेंगी। तो उनका कहीं ना कहीं से तो ड्रेनेज होना जरूरी है, उनका आई के बाहर निकलना जरूरी है। तो उस पूरे फंक्शन को आज हम समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्वस ह्यूमर बनता कैसे है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो आपकी सीलियरी बॉडी होती है यहाँ पर सीलियरी एपिथेलिया सेल्स होते हैं। ये सीलियरी एपिथेलियम सेल्स आपके सोडियम रिलीज करते हैं Na+। अब ये पॉजिटिव चार्ज को देखकर इसके पीछे पीछे हमारे नेगेटिव चार्ज यानी कि Cl- और HCO3- भी आ जाते हैं। अब आपकी जो आई के अंदर जो स्पेस था वहां पे पहले आपके सीलियरी एपिथेलिया ने सोडियम को रिलीज किया। इस सोडियम के पॉजिटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव चार्ज भी उसके पीछे पीछे आया, दैट इज Cl- एंड HCO3-। अब ये सारे आयंस मिलकर एक ऑप्टिक प्रेशर जनरेट करेंगे, एक ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करेंगे आपकी आई के अंदर। तो इस प्रेशर को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर आपकी एक ब्लड वेसल होती है। सीलियरी बॉडी के अंदर ही एक ब्लड वेसल होती है जिसका नाम होता है वैस्कुलर स्ट्रोमा। ये ब्लड वेसल इस ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करने के लिए यहाँ से वाटर, अब ब्लड वेसल है तो उसमें क्या फ्लो होगा, ब्लड, और ब्लड का मेजर कंपोनेंट होता है वाटर, तो वो वाटर रिलीज करेगी ताकि यहाँ का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बैलेंस हो सके। तो यहाँ से उसने वाटर रिलीज किया। अब केवल वाटर ही नहीं होगा, अब हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड होती है उसमें केवल वाटर नहीं होता है, बहुत सारी सेल्स होती हैं, बहुत सारे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ये सारी चीजें भी होती है। तो वाटर के साथ हमारी आई यहाँ पर और 3 कंपोनेंट रिलीज करेंगी। फर्स्ट आपका होगा ग्लूकोज, सेकेंड होगा
अमाइनो एसिड, थर्ड होगा आपका एब्सॉर्बिक एसिड। ये तीनों कंपोनेंट आपके वाटर के साथ आएंगी। तो अब आपकी इस स्पेस में क्या क्या आ चुका है? आपकी स्पेस में पहले सोडियम है, उसके बाद उसके पीछे पीछे क्लोराइड आयन आया, HCO3- आया। ये पॉजिटिव नेगेटिव आयंस ने मिलकर आपके आई के अंदर एक ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट किया। इस ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करने के लिए आपके वैस्कुलर स्ट्रोमा में जो ब्लड वेसल है, जिसका नाम वैस्कुलर स्ट्रोमा है, उसने वाटर को रिलीज किया ताकि ये ऑस्मोटिक प्रेशर न्यूट्रलाइज हो सके। बट वाटर अकेले नहीं आया, वाटर अपने साथ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और एब्सॉर्बिक एसिड को साथ लेकर आया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपका जो एक्वस ह्यूमर है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, तो आपका आंसर होगा Cl-, Na+, HCO3-, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, एब्सॉर्बिक एसिड एंड वाटर। ये आपके कंपोनेंट है एक्वस ह्यूमर के। और मैं पहले बता देना चाहती हूँ, मैंने यहाँ लिखा है बट ये इस पार्ट में बनता है, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पर बताया। बट यहाँ पे आपका विट्रस ह्यूमर होता है, यहाँ पे एक्वस ह्यूमर होता है। ये सारी चीजें यहाँ होंगी बट स्पेस कम था इसीलिए मैं यहाँ बता रही हूँ। और यहाँ पर मैंने आइरिस और लेंस को फिलहाल के लिए हटा दिया है ताकि आपको क्लियरली दिख सके। बट यहाँ पर आपकी लेंस होती है और इसके आगे आइरिस एंड प्यूपिल होती है, तो ये चीजें यहाँ बनती है। उसके बाद अब ये फॉर्म हो चुका है। अब ये इसका जो प्रोडक्शन होता है वो होता है 2.5 ml पर मिनट। ये ml नहीं, माइक्रोलीटर होगा, मिलीलीटर नहीं, माइक्रोलीटर पर मिनट प्रोड्यूस होता है। तो जिस रेट से ये प्रोड्यूस हो रहा है, किसी ना किसी रेट से इसे बाहर भी जाना होगा। तो इसके ड्रेनेज के लिए हमारे पास दो रूट्स होते हैं। पहला रूट होता है हमारा जो कि हमारे आउटर सरफेस दैट इज स्क्लेरा और सीलियरी बॉडी के बीच में होता है, जिसे हम लोग ट्रेबेक्युलर मेशवर्क बोलते हैं। और दूसरा ड्रेनेज होता है हमारा सेम स्क्लेरा और सीलियरी बॉडी दैट इज कोरोइड पार्ट, इसके बीच में होता है जिसे हम लोग स्क्लेरल वेसल बोलते हैं। तो ये दो रास्ते हैं जिनके थ्रू हमारा फ्लूइड हमारी बॉडी यानी हमारी आई के बाहर जाता है। तो अब हम इस ट्रेबेक्युलर मेशवर्क को डिटेल में समझेंगे। 90% ऑफ ड्रेनेज हमारा ट्रेबेक्युलर मेशवर्क से होता है और 10% ड्रेनेज हमारा इससे होता है। तो पहले हम 90% वाले को अच्छे से समझेंगे। तो मैंने यहाँ पर बिगर फॉर्म में आपके लिए ट्रेबेक्युलर मेशवर्क बनाया है। तो ट्रेबेक्युलर मेशवर्क क्या होता है? एक ब्लड वेसल होती है जिसके ऊपर मेश लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं, जाली जैसे स्ट्रक्चर बने होते हैं। तो यहाँ से सपोज जो मेरा फ्लूइड बना है दैट इज एक्वस ह्यूमर जो मेरा बना है वो यहाँ से बाहर जाता है। तो सबसे पहले वो इस ब्लड वेसल के थ्रू पास होगा और यहाँ पे जो मेश लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसके अपर सरफेस पे हमारे फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं। ये फैगोसाइटिक सेल्स हमारे जो अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो अनवांटेड पार्टिकल्स है, फॉरेन बॉडीज है, उनको स्कैवेंज करते हैं। बिकॉज हम नहीं चाहते हैं कि हमारी आई के थ्रू हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजन एंटर करे। तो ये फाइगोसाइटिक सेल्स उसे फिल्टर करते हैं और फिर जो एक्वस ह्यूमर है उसको इस ब्लड वेसल के थ्रू दैट इज कैनाल ऑफ स्क्लेमन के थ्रू हमारे ये क्या बोलते हैं ऑप्टिक वेन्स में भेजता है। फिर ऑप्टिक वेन्स हमारे बॉडी के नॉर्मल वेन्स को कनेक्ट होती है और फिर हमारी बॉडी से ये बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ये आपको समझ गया होगा। इससे आपका बॉडी का 90% ऑफ आई का एक्वस ह्यूमर ड्रेन होता है। बचा हुआ जो 10% है वो यहाँ पर होता है। ये कैसे होता है कि जो सीलियरी बॉडी ने आपका एक्वस ह्यूमर बनाया है उसका कुछ अमाउंट वो वापस रीअब्सॉर्ब कर लेती है, यानी रीअपटेक कर लेती है। और ये रीअपटेक करने के बाद स्क्लेरल वेसल में भेजती है और ये स्क्लेरल वेसल आगे जाके ऑप्टिक वेन से कनेक्ट होती है और ऑप्टिक वेन्स आगे जाके आपकी नॉर्मल बॉडी के वेन से कनेक्ट होती है और इसका ड्रेनेज हो जाता है। तो ये आपको इसका ओवरऑल प्रोडक्शन और ड्रेनेज समझ गया होगा। एक समरी के लिए बता दूं अगेन कि ये आपका सीलियरी बॉडी के अंदर जो सीलियरी एपिथीलिया लगी होती है वहां से पहले सोडियम आता है। सोडियम के पीछे पीछे नेगेटिव चार्ज आयन दैट इज Cl- एंड HCO3- आते हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर एक ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करते हैं। इस ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करने के लिए आपकी सीलियरी बॉडी में वैस्कुलर स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है। ये वैस्कुलर स्ट्रोमा जो है वो वाटर रिलीज करता है, बट वाटर अकेले नहीं आता, वाटर अपने साथ साथ अपने 3 भाइयों को लेकर आता है दैट इज ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड एब्सॉर्बिक एसिड। अब ये सब मिलकर इस ऑस्मोटिक प्रेशर को न्यूट्रलाइज करते हैं और इन सब के कॉम्पोजिशन से आपका एक्वस ह्यूमर बनता है। अब ये जो एक्वस ह्यूमर है वो 2.5 माइक्रोलीटर पर मिनट बनता है। अब इनका ड्रेनेज होना भी जरूरी है। तो ड्रेनेज की रिंग के पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि वो इस ट्रेबेक्युलर मेशवर्क से बाहर चले जाएं। दूसरा रास्ता है कि वो स्क्लेरल वेसल के थ्रू बाहर चले जाएं।
90% ऑफ एक्वस ह्यूमर इस रास्ते को चुनते हैं जिसका नाम है ट्रेबेक्युलर मेशवर्क। तो ट्रेबेक्युलर मेशवर्क का जूम फॉर्म ये है, यहाँ पर एक ब्लड वेसल होती है, उसके ऊपर जाली जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। ये जाली जैसे स्ट्रक्चर क्या करेंगे, बेसिकली फिल्टर करने का काम करेंगे आपके एक्वस ह्यूमर को। तो इस मेशवर्क के ऊपर फाइगोसाइटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अनवांटेड फॉरेन बॉडीज को इंकल्फ करते हैं और आपके एक्वस ह्यूमर को फ्री फ्रॉम पैथोजन करते हैं। और उसके बाद आपके एक्वस ह्यूमर को आपके ऑप्टिक वेन्स, याद रखना ऑप्टिक नर्व नहीं बोल रही हूँ, ऑप्टिक वेन्स बोल रही हूँ, ऑप्टिक वेन्स में भेजेंगे। ऑप्टिक वेन्स आपकी नॉर्मल बॉडी के वेन्स से कनेक्ट होगी और आपका ये जो एक्वस ह्यूमर है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, यानी ड्रेन हो जाएगा। और कुछ एक्वस ह्यूमर ऐसे होते हैं जिनको ये रास्ता नहीं चाहिए, उनको वापस उधर ही जाना है जहां से वो आए हैं। तो 10% ऑफ एक्वस ह्यूमर आपका रीएब्जॉर्ब हो जाता है सीलियरी बॉडी के अंदर, और वहां से रीएब्जॉर्ब होने के बाद वो आपके स्क्लेरल वेसल में जाता है, और स्क्लेरल वेसल आगे जाके सेम आपके ऑप्टिक वेन से कनेक्ट होती है, और ऑप्टिक वेन ऑप्टिक नर्व से, ऑप्टिक वेन से कनेक्ट होती है, देन ऑप्टिक वेन से आपकी बॉडी के नॉर्मल वेन से, और उसका ड्रेनेज हो जाता है। तो ये आपका प्रोडक्शन और आपका ड्रेनेज था। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा की, दैट इज ओपन एंगल एंड क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा। तो अभी तक हमने पढ़ लिया है कि आई की बेसिक स्ट्रक्चर कैसी होती है और एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन कैसे होता है, उसका ड्रेनेज कैसे होता है। अब बात करते हैं मेन टॉपिक की, दैट इज ग्लूकोमा की। अब ग्लूकोमा आपकी आईज में दो टाइप की हो सकती है, ओपन एंगल एंड क्लोज्ड एंगल। ओपन एंगल ग्लूकोमा आपकी बॉडी में बाय बर्थ होती है, यानी ये जेनेटिक होती है। इसमें क्या होता है ओपन एंगल ग्लूकोमा में, आपने पहले पढ़ा था कि जो 90% ऑफ ड्रेनेज है वो ट्रेबेक्युलर मेशवर्क से होता था। तो इस केस में पर्सन की आई के अंदर जो ट्रेबेक्युलर मेशवर्क है वो प्रॉपरली डेवलप ही नहीं होगा, यानी कि उसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वही वर्क नहीं करेगा, तो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना नॉर्मल है। तो उस केस में हम उससे कैसे ट्रीट करेंगे, तो उसके लिए कौन सी ड्रग है, वो ड्रग किस मैकेनिज्म पे वर्क करती है, उसका एमएओ क्या है, वो आज हम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे ड्रग यूज टू ट्रीट ओपन एंगल ग्लूकोमा। तो इसमें फर्स्ट क्लास ऑफ ड्रग जो है वो हमारी इसमें क्या होता है, जो आपका वैस्कुलर स्टोमा था, आपको याद होगा वैस्कुलर स्टोमा आपकी सीलियरी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल थी जहां से आपका वाटर, ग्लूकोज, एब्सॉर्बिक एसिड एंड अमाइनो एसिड रिलीज हो रहा था, उस ब्लड वेसल का नाम था वैस्कुलर स्टोमा। तो उस ब्लड वेसल के ऊपर आपके दो टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, एक होते हैं अल्फा 1 और एक होते हैं अल्फा 2 रिसेप्टर्स। ये आपके एड्रीनर्जिक सिस्टम, दैट इज आपके सिंपैथेटिक सिस्टम के पार्ट है, ये आपके दोनों रिसेप्टर्स होते हैं। तो जब इनके ऊपर आपका नॉर एड्रेनालिन या फिर आपका नॉर एपिनेफ्रिन बाइंड होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही आपके अल्फा 1 या अल्फा 2 दोनों में से किसी भी रिसेप्टर के ऊपर आपका नॉर एड्रेनालिन बाइंड होगा तो आपकी ब्लड वेसल हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट। तो आप बताइए, अगर आपकी ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो हो रहा है उसका जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर ब्लड का लेवल कम अगर ब्लड वेसल के अंदर लेस ब्लड फ्लो होगा तो लेस वाटर भी होगा, क्योंकि वाटर ब्लड के अंदर ही प्रेजेंट है। तो लेस वाटर होगा और लेस वाटर होगा तो लेस एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस होगा। तो इस केस में क्या होगा, हम ड्रेनेज तो नहीं ठीक कर पा रहे लेकिन हम प्रोडक्शन को तो डिक्रीज कर सकते हैं, ताकि अगर लेस एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस हो तो उतना प्रेशर वो नहीं एक्सर्ट कर पाएगा जितना वो नॉर्मल प्रोडक्शन पे एक्सर्ट कर पा रहा था। तो यहाँ पर हम ट्रीट करेंगे बाय डिक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर। तो यहाँ पर जो हमारी दो ड्रग होती है वो एप्राक्लोनिडीन एंड ब्रीमोनिडीन, ये दो ड्रग है, और भी काफी ड्रग्स होती हैं बट हम इन दो ड्रग्स को कंसिडर कर रहे हैं। तो ये इस मैकेनिज्म पे काम करती है, यानी ये सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स है। ये आपके अल्फा 1 और अल्फा 2 रिसेप्टर पर बाइंड होकर इस ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट कराकर अमाउंट ऑफ ब्लड को डिक्रीज करती है उस पर्टिकुलर रीजन में। ड्यू टू डिक्रीज इन ब्लड कॉन्सेंट्रेशन द लेस वाटर इज रिलीज एंड लेस एक्वस ह्यूमर इज प्रोड्यूस। बात करते हैं दूसरे क्लास ऑफ ड्रग की, जो आपकी आती है, जो आपकी सीलियरी बॉडी के पास जो आपकी एपिथेलियल सेल थी, दैट इज सीलियरी एपिथेलिया, वहां से आपका शुरुआत, सबसे पहला जो आपका एक्वस ह्यूमर बनता है उसकी शुरुआत ही वहीं से होती है, क्योंकि वही सबसे पहले आता है, सोडियम को रिलीज करता है और अपने पीछे पीछे क्लोराइड आयंस वगैरह को रिलीज करवाता है, जिसकी वजह से ये सारा गेम स्टार्ट होता है एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन का। तो ये जो सीलियरी एपिथेलियल है इसके पास होते हैं बीटा 2 रिसेप्टर। अगेन ये हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर आते हैं बीटा 2 रिसेप्टर। ये बीटा 2 रिसेप्टर जो है इसके ऊपर हमारा एड्रेनलिन बाइंड होता है। अब आप कहोगे नॉर एड्रेनलिन क्यों नहीं, क्योंकि नॉर एड्रेनलिन, एड्रेनलिन, डोपामिन सब सिंपैथेटिक सिस्टम के न्यूरोट्रांसमीटर है, बट जो नॉर एड्रेनलिन है वो बीटा 2 पे नहीं बाइंड होता है, बस अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बस बीटा 2 पे बाइंड नहीं होता। इसीलिए मैंने यहाँ पर एड्रेनलिन का केस लिया है। तो जब एड्रेनलिन इस बीटा 2 रिसेप्टर पे बाइंड होता है
तो यहाँ पर क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है। जनरली आपने भी देखा होगा बीटा 2 रिसेप्टर के ऊपर जब भी आपके सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड्स होते हैं तो आपके वैसोडाइलेशन होता है, इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ता है, सारे स्मूथ मसल्स का रिलैक्सेशन होता है। तो यहाँ पर भी आपके क्या होगा, सेल का रिलैक्सेशन होगा, दैट इज एपिथेलियल सेल का रिलैक्सेशन होगा। अगर कोई सेल रिलैक्स होती है तो वो ज्यादा से ज्यादा सोडियम आयंस को प्रोड्यूस करेगी। अब जितना ज्यादा सोडियम आयन आपके इस स्पेस में एंटर करेगा आई के, उतना ज्यादा उसके पीछे पीछे क्लोराइड आयन एंड वाटर को आना पड़ेगा। तो ये अच्छी बात है बिल्कुल भी नहीं। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, हम यूज करेंगे बीटा 2, दैट इज यहाँ पे हम यूज करेंगे ब्लॉकर्स, जो क्या करे, इस रिसेप्टर्स पे बाइंड होने के बाद, दैट इज एंटागोनिस्ट, जो कि इस रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होने के बाद इसे ब्लॉक कर दे और इसके ऊपर नॉर एड्रेनलिन या एड्रेनलिन को बाइंड ही ना होने दे। तो यहाँ पे जो हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, दैट इज टीमोलॉल, बीटाक्सोलॉल, एस्मोलॉल, बहुत सारे बीटा ब्लॉकर्स हैं। यहाँ पे हमने 2 कंसिडर किए हैं। जनरली बीटा ब्लॉकर्स वो के नाम याद रखना आसान होता है क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स के नाम के एंड में आपको लॉल दिखेगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो ब्लॉकर्स है। तो यहाँ पर हम बीटा ब्लॉकर्स यूज करेंगे जो कि यहाँ पर बाइंड होकर इस रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देंगे ताकि सेल रिलैक्स ना हो, दैट इज एड्रेनलिन उस पर बाइंड ना हो पाए और आगे का जो सेल रिलैक्सेशन प्रोसेस है और सोडियम प्रोडक्शन है वो स्टॉप हो जाए, जिसकी वजह से एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस ही ना हो। तो पहले केस में भी हमने एक्वस ह्यूमर को डिक्रीज करने की कोशिश की थी, दूसरे केस में भी हमने एक्वस ह्यूमर को डिक्रीज करने की कोशिश की बाय यूजिंग अ एंटागोनिस्ट। हियर वी आर यूजिंग एन अगोनिस्ट, हियर वी आर यूजिंग एन एंटागोनिस्ट, रिमेंबर दिस पॉइंट। देन कम्स थर्ड क्लास ऑफ ड्रग, दैट इज, अब आपने देखा था सोडियम के पीछे पीछे HCO3 माइनस भी आ रहा था। तो हम क्या करेंगे, हम इस जो HCO3 माइनस आयंस है, दैट इज दिस एनायन, इसको हम स्टॉप कर देंगे, इसका प्रोडक्शन ही स्टॉप कर देंगे क्योंकि पॉजिटिव के पीछे नेगेटिव आ रहा था तभी वो जाके ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो रहा था और मजबूरी में वाटर को आना पड़ रहा था। तो मैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट ही नहीं होने देना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, इसके प्रोडक्शन को स्टॉप करूंगी। तो अब इसके प्रोडक्शन ये होता बनता कैसे आपकी बॉडी में जो H2CO3 होता है, इसका ब्रेकडाउन होता है HCO3 माइनस आयन एंड H प्लस आयन्स में। तो इसका जो ब्रेकडाउन है उसके लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज कार्बोनिक अनहाइड्रेस। तो मैं क्या करूंगी, इस कार्बोनिक अनहाइड्रेस को ही ब्लॉक कर दूंगी। अगर ये एंजाइम ही नहीं रहेगा तो इसका ब्रेकडाउन होगा ही नहीं HCO3 माइनस आयन में और ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट ही नहीं होगा। तो ये जो क्लास ऑफ ड्रग है इसके अंदर में कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनिबिटर, दैट इज एंजाइम इनिबिटर यूज करूंगी। यहाँ पे हम सिंपैथेटिक अगोनिस्ट, यहाँ पे हम सिंपैथेटिक एंटागोनिस्ट, यहाँ पे हम कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनिबिटर यूज कर रहे हैं। इसका एक एग्जांपल है एसिटोजोलामाइड, ये एक ड्रग है, और भी ड्रग्स होती हैं बट मैं फिलहाल यहाँ पे एक ही कंसिडर कर रही हूँ। तो ये जो ड्रग है ये इस एंजाइम को इनिबिट करेगी जिसकी वजह से इसका प्रोडक्शन नहीं होगा और आपकी आई के अंदर एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाएगा। देन कम्स द फोर्थ क्लास ऑफ ड्रग, दैट इज जो आपका 10%। अब आपने यहाँ पर क्या देखा कि आपका जो ड्रेनेज था, दैट इज ट्रेबेक्युलर मेशवर्क से रिलेटेड था ये सारा, मतलब कि ओपन एंगल ग्लूकोमा में अब आप ये नहीं कर सकते हो, ट्रेबेक्युलर मेशवर्क जो आपका खराब हो चुका है जिससे 90% ड्रेनेज हो रहा था, अब वो तो नहीं हो पा रहा है। लेकिन एक और ड्रेनेज सिस्टम था हमारे पास जिसको हम लोग स्क्लेरल वेसल बोलते थे, जो कि आपके पीछे वाले पार्ट में प्रेजेंट था, वहां से आपका 10% ड्रेनेज हो रहा था। तो अब हम क्या कर सकते हैं, उस 10% को हम इंक्रीज करके 20 to 30% ला सकते हैं ताकि जो ड्रेनेज है वो थोड़ा सा तो बढ़े उसके थ्रू, क्योंकि पहला वाला तो खराब हो चुका है। तो इसीलिए हमारे पास हमारी फोर्थ क्लास ऑफ ड्रग आती है जिसमें हम प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स यूज करते हैं, दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन्स के जो ड्रग्स होते हैं लाइक उनके जैसे ड्रग्स को यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे जो ये स्क्लेरल वेसल होती है ना, उनके पास प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर्स होते हैं। तो इस प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर्स के ऊपर जब भी कोई प्रोस्टाग्लैंडिन लाइक मॉलिक्यूल बैठता है तो इस वेसल्स का इस ब्लड वेसल का हो जाता है डायलेशन, यानी ये ब्लड वेसल का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। अब आप बताइए, अगर जो पाइप है वो नैरो है, अगर उसका विड्थ अगर मैं सडनली इंक्रीज कर देती हूँ तो मोर अमाउंट ऑफ फ्लूइड उसके थ्रू पास हो पाएगा, यानी जो 10% ड्रेनेज था अब शायद वो 20 to 30% हो जाए। तो यहाँ पर होता है वैसोडाइलेशन, जिसकी वजह से मोर अमाउंट ऑफ फ्लूइड आपका पास हो पाता है, ज्यादा ड्रेनेज हो पाती है। तो ये आपकी फोर्थ कैटेगरी ऑफ ड्रग थी, इसमें हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन्स लाइक मॉलिक्यूल्स को यूज करते हैं। तो ये जो पार्ट था ये आपका ओपन एंगल ग्लूकोमा में यूज होता था। 4 कैटेगरी ऑफ ड्रग है, आपको सबके दो ड्रग्स के नाम याद रखना इंपॉर्टेंट होता है, सबके एमएओ याद रखना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको जब भी पूछा जाए कि व्हाट आर ऑल ड्रग्स विच इज यूज्ड इन ट्रीटिंग ओपन एंगल ग्लूकोमा,
तो आपको ये चारों क्लासेस लिखने हैं और साथ ही साथ उनका नाम भी मेंशन करना है, दैट इज सिंपैथेटिक अगोनिस्ट यूज कर रहे हैं, सिंपैथेटिक एंटागोनिस्ट यूज कर रहे हैं, या फिर कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर यूज कर रहे हो, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स यूज कर रहे हो। ये हेडिंग आपको देनी है, ये डायग्राम्स बनाने हैं और उसके ऊपर आपको ये सारे जो 2 ड्रग्स के नाम है वो और इनका मैकेनिज्म एक्शन शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। उसके बाद अब हम बात करेंगे क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा की। तो हम बात करते हैं क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा की। तो इसका जैसा नाम है क्लोज, तो यहाँ पे डिस्टेंस से रिलेटेड होगा टर्म। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, आपके जो लेंस और आपकी जो आइरिस होता है उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है ना वो बहुत ही कम हो जाता है। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपका जो एक्वस ह्यूमर है वो आपकी सिलियरी बॉडी से यही प्रोड्यूस होता है, यहाँ पर नहीं। वो डायग्राम में बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने वो स्पेस ज्यादा था इसलिए वहां पे लिखा था, बट ये सारी चीजें जो सोडियम का आना, उसके पीछे पीछे वाटर का आना, वो सब यहाँ होता है। और यहाँ से फिर वो आपका यहाँ पे आपका एक कॉर्निया होता है, कॉर्निया के थ्रू यहाँ से वो आपका बाहर जाता है, दैट इज ट्रबैक्युलर मेशवर्क यहाँ पे होता है, फिर आपका स्क्लेरा होता है यहाँ पे, यहाँ से ये बाहर जाता था, दैट इज ये पोस्टीरियर और ये एंटीरियर पार्ट था, पोस्टीरियर एंटीरियर। तो यहाँ पे जो पोस्टीरियर पार्ट होता है ना उसके बीच में गैप इतना कम हो जाता है कि आपका एक्वस ह्यूमर ना यहाँ से निकल ही नहीं पाता है। अगर वो यहाँ से ही नहीं निकल पाएगा तो वो बाहर कैसे जाएगा, पोस्टीरियर पार्ट में ही नहीं आ पाता है एक्वस ह्यूमर, तो वो एंटीरियर पार्ट में जा ही नहीं पाता है। तो इसमें क्या है, आपका जो डिस्टेंस है वो इतना क्लोज हो चुका है कि वो एक्वस ह्यूमर को बाहर जाने की जगह ही नहीं मिलती है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम लोग मायोटिक्स यूज करते हैं। अब आगे जाके पढ़ोगे मायोटिक्स और माइड्रियाटिक्स क्या होते हैं। मायोटिक्स ऐसे एजेंट होते हैं जो आपकी आइरिस के अंदर जो सर्कुलर मसल्स होती हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं बेसिकली। अगर मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं आइरिस की, तो इसका जो ये पहले आपकी लेंस थी और ये जो आपका पहले आइरिस है ये कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ना पतला हो जाता है, इसकी विड्थ बहुत पतली हो जाती है। तो पहले ये मोटी थी जिसकी वजह से डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा कम था, अब ये क्या हो गई है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एकदम ऐसे एक लाइन समझ लीजिए आप, एकदम ऐसे पतली हो गई है। तो अब क्या हुआ, डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो चुका है। तो अब एक्वस ह्यूमर आराम से एंटर कर सकता है और आराम से अपने पोस्टीरियर पार्ट में जा सकता है, अपने एंटीरियर पार्ट में जा सकता है एक्वस ह्यूमर। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, माइड्रियाटिक ऐसे एजेंट्स होते हैं जो आइरिस को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं और उनकी विड्थ को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक जो लेंस और आइरिस के बीच का डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है और एक्वस ह्यूमर बाहर ड्रेन हो सकता है। तो इसमें जो ड्रग है वो हम लोग पिलोकार्पिन यूज करते हैं। पिलोकार्पिन आपको आई ड्रॉप्स में मिल जाएंगी, बेसिकली जो भी आई ड्रॉप्स आप यूज करते हो वहां पे पिलोकार्पिन कंटेंट होता ही है, और ये एक नेचुरल प्लांट से मिलता है, पिलोकार्पस से। तो ये आपका क्लोज एंगल ग्लूकोमा में ट्रीट करने के लिए जो ड्रग थी ये थी। तो होप आपको ये पूरी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स होगा, कुछ भी होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगी सबके आंसर देने के लिए। थैंक यू।